हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। इस स्कूल का अप्रोच किस तरीके से दूसरे स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से अलग है, आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले एक रिकैप करते हैं कि एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस और हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का अप्रोच क्या है। एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बोलता है कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन, एंड हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बोलता है कि अगर आपको लॉ का प्रेजेंट फॉर्म समझना है, लॉ का प्रेजेंट स्थिति क्या है आपको समझना है, तो उस पर्टिकुलर लॉ का इतिहास क्या है इसके बारे में आपको इंक्वायरी करना होगा। तो ये जो था एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का अप्रोच था और हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का अप्रोच था। अब हम पढ़ेंगे कि फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का अप्रोच क्या है और कैसे ये दूसरे स्कूल से अलग है। मैं फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का अप्रोच कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के माध्यम से समझाऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है ये। अब देखिए, मैंने जो आपके सामने ये चार्ट बनाया है, इसमें सबसे ऊपर मैंने लिखा है लॉ, उसके नीचे लिखा है रीजन एंड एथिक्स। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये स्कूल ये मानता है कि लॉ का जो आधार है कोई ना कोई कारण है, मतलब रीजन, और लॉ का आधार एथिक्स है। कोई भी लॉ अगर बनाया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई लॉ नहीं बनता। और एथिक्स, ये एथिक्स जो मैंने जोड़ा है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आपको किसी भी लॉ को सोसाइटी के अंदर में लंबे समय तक सरवाइव करवाना है तो उसको एथिकल वैल्यूज के ऊपर आधारित करना पड़ेगा। तो ये कारण है कि मैंने यहाँ लॉ के नीचे रीजन और एथिक्स लिखा है। अगर कोई लॉ रीजन पे आधारित है तो सोसाइटी के अंदर में इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होगा, और अगर कोई लॉ एथिक्स प्रिंसिपल पे आधारित है तो दो चीजें होंगी। पहला कि वो सोसाइटी उस लॉ का रिस्पेक्ट करेगी, जो लॉ बोलेगा उसके हिसाब से अपने आप को ढालेगी। दूसरा, जो लॉ एथिकल वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होगा वो उस सोसाइटी के अंदर में लंबे समय तक सरवाइव करेगा। तो इससे हमको क्या मालूम चला कि ये जो स्कूल है इसका अप्रोच क्या है कि लॉ के पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए, और लॉ का जो एक दूसरा पॉइंट है वो एथिक्स। एथिक्स मतलब क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो ये बताते हैं कि आपका बिहेवियर सही है कि गलत है। तो इस पे आधारित होना चाहिए लॉ का फाउंडेशन। रीजन और एथिक्स पे लॉ का फाउंडेशन आधारित होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट जो है उसके हिसाब से फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ये मानता है कि लॉ और जस्टिस का बहुत क्लोज रिलेशन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जस्टिस को पाने के लिए लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। लॉ को एक इंस्ट्रूमेंट की तौर पे इस्तेमाल करते हैं ताकि जस्टिस को पा सके। ये था सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या है? इसी चार्ट को आप देखें तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मैनर। इसको मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि जब इस स्कूल के हिसाब से लॉ को एक माध्यम बनाकर, एक जरिया बनाकर जस्टिस को पाया जाता है, तो किस तरीके से पाया जा रहा है उस पर भी बहुत फोकस किया जाता है इस स्कूल के द्वारा। मतलब मैनर के ऊपर भी फोकस किया जाता है। लॉ को इंस्ट्रूमेंट बनाकर किस मैनर से जस्टिस पाया जा रहा है इस पे ये स्कूल बहुत फोकस करता है। तो हमने जाना कि किस तरीके से फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का अप्रोच लॉ को लेकर है। जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं इसको क्लियरली आप लिख लीजिएगा, ताकि जब हम इसकी डिटेल स्टडी करें तो आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल सके। आगे हम पढ़ेंगे अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ डिफरेंट जूरिस्ट बिलोंगिंग टू दिस स्कूल। सबसे पहले हम समझते हैं आइडियोलॉजी ऑफ ह्यूगो ग्रोटियस। ह्यूगो ग्रोटियस को फादर ऑफ फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी बोला जाता है। अब जानते हैं कि इनकी आइडियोलॉजी लॉ को लेके क्या है।
ह्यूगो ग्रोटियस के हिसाब से नेचुरल लॉ, अब ये जो नेचुरल लॉ मैंने यहाँ लिखा है इसका मतलब क्या होता है? नेचुरल लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि राइट रीजन्स पे आधारित है, मतलब ऐसी विधि जो कि सही कारणों पर आधारित हो उसको नेचुरल लॉ बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो ग्रोटियस। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि नेचुरल लॉ क्या है? ऐसा लॉ जो सही कारण पे आधारित हो। अब ये जो नेचुरल लॉ है ये कहां से डिराइव्ड हुआ है? ये डिराइव्ड हुआ है सोशल नेचर ऑफ मैन। जो नेचुरल लॉ है कहां से निकला है? सोशल नेचर ऑफ मैन। सोशल नेचर ऑफ मैन का मतलब होता है जो लोग सोसाइटी में रहते हैं उनका नेचर क्या होता है? सामाजिक। मतलब एक इंसान सामाजिक प्राणी होता है और समाज में रहना पसंद करता है। तो इसी जो उसका नेचर है, जो ये नेचर है समाज में रहने वाला, यही पर से नेचुरल लॉ निकला है, ऐसा ह्यूगो ग्रोटियस का मानना है। तो हमने क्या समझा कि सामाजिक जो स्वभाव है, सामाजिक स्वभाव इंसान का, इससे नेचुरल लॉ निकला है। और नेचुरल लॉ क्या है? ऐसा लॉ जो कि राइट रीजन्स, सही कारणों पे आधारित हो। तो इस तरीके से हमको क्लियर हुआ कि ह्यूगो ग्रोटियस का लॉ को लेके क्या आइडियोलॉजी था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ह्यूगो ग्रोटियस ये बोलते थे कि अगर आपको ये समझना है कि कोई एक्ट जो कि एक इंसान ने किया है सही है कि गलत है, अगर इसको परखना है तो अब ये देखिए कि नेचुरल लॉ उस एक्ट की, उस पर्टिकुलर एक्ट को लेके, उस पर्टिकुलर क्रिया को लेके क्या बोल रहा है। देखिए जो नेचुरल लॉ होता है, किसी भी एक्ट को रीजनेबल तब मानता है जब वो पर्टिकुलर एक्ट मॉरली बहुत हाई हो और उसको करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, तो उसको नेचुरल लॉ एक एक्ट मानता है और वो रीजनेबल मानता है उस एक्ट को। इससे हमने क्या समझा कि नेचुरल लॉ किसी भी एक्ट को रीजनेबल कब मानता है जब उस एक्ट को करने के लिए बहुत ज्यादा नेसेसिटी हो और वो एक्ट मॉरली बहुत हाई हो, नैतिक तौर पे बहुत अच्छा हो। तो हमने समझा कि किस तरीके से ह्यूगो ग्रोटियस ने अपना अप्रोच, अपनी आइडियोलॉजी रखी है लॉ को लेकर। अब हम समझते हैं आइडियोलॉजी ऑफ इमैनुअल कैंट। देखिए जो इमैनुअल कैंट थे वो लॉ और एथिक्स को अलग अलग मानते थे। उनके हिसाब से लॉ और एथिक्स एक नहीं है। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इमैनुअल कैंट के हिसाब से एथिक्स किससे रिलेट करता है। एथिक्स इंसान के ऐसे एक्ट से रिलेट करता है जो एक्ट को वो अपनी पूरी इच्छा से करता है। उस एक्ट को करने के लिए कोई कंपल्शन नहीं है। जब एक इंसान किसी भी एक्ट को अपनी इच्छा से करता है, फ्री विल से करता है और उसको उस पर्टिकुलर एक्ट को करने के लिए कोई कंपल्शन नहीं है, तो वो पर्टिकुलर एक्ट किससे रिलेट करता है? एथिक्स से। अब ये जो एथिक्स से दूसरा पार्ट जो यहाँ पर है, जो इंडिविजुअल डील करता है, वो है इनर लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। अब इनर लाइफ ऑफ इंडिविजुअल का मतलब है, देखिए एक इंडिविजुअल की खुद की बहुत सी क्षमताएं होती हैं, जैसे कि उसकी सोचने समझने की क्षमता, दूसरा उसका डिसीजन मेकिंग पावर, तीसरा उसका स्ट्रेस को हैंडल करने की क्षमता। ऐसे बहुत से कैपेसिटीज होती हैं जो एक इंडिविजुअल के अंदर होता है। तो ये हो गया उसका इनर लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। तो ये दो चीजों से, ये दो फैक्टर से एथिक्स डील करता है। पहला मैन एक्ट, दूसरा इनर लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। अब आते हैं हम लॉ के ऊपर। इमैनुअल कैंट के हिसाब से लॉ ऐसे एक्ट से रिलेट करता है जिसको करने के लिए एक इंसान मजबूर है। मतलब
एक पर्टिकुलर एक्ट को इंसान को करना ही पड़ेगा, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंपेल्ड एक्ट। मतलब लॉ जो है ऐसे एक्ट से रिलेट करता है जिसको करने के लिए मजबूर है वो इंसान। और दूसरा पॉइंट वो है एक्सटर्नल कंडक्ट। लॉ रिलेट करता है एक्सटर्नल कंडक्ट ऑफ मैन। देखिए, एक इंसान बाहर में जैसा आचरण करता है उस आचरण से लॉ का डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब लॉ आपको बताएगा कि आपका एक्सटर्नल कंडक्ट कैसा होना चाहिए, और ये लॉ ही एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक इंसान का एक्सटर्नल कंडक्ट को रेगुलेट करता है। तो इस तरीके से हमने समझा कि लॉ और एथिक्स का रिलेशन किस टाइप से है और दोनों अलग अलग कैसे हैं। देखिए, इमैनुअल कैंट ने कहा है कि एक इंसान को जबरदस्ती आप सदाचारी नहीं बना सकते। जब तक एक इंसान की खुद की इच्छा ना हो सदाचारी बनने की, वो पर्टिकुलर इंसान अच्छा नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर से इच्छा ना हो अच्छा बनने की। लेकिन आप एक इंसान को अंदर से अच्छा नहीं बना सकते, है ना, उसको आप फोर्स नहीं कर सकते अच्छा बनने के लिए, लेकिन उस इंसान के एक्सटर्नल कंडक्ट को आप रेगुलेट कर सकते हो। वो इंसान बुरा है अच्छा है उससे लॉ को कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सोसाइटी में रहता है इसीलिए वो जो भी आचरण करेगा, जो भी एक्सटर्नल कंडक्ट वो सोसाइटी में रह के करेगा उसको लॉ रेगुलेट करेगा। अगर वो लॉ के खिलाफ काम करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से हमको समझ में आया कि लॉ और एथिक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों अलग अलग चीजों से रिलेट करते हैं। अब हम समझते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में इमैनुअल कैंट ने फोकस किया है इंडिविजुअल विल एंड जनरल विल के ऊपर। कैसे? देखिए, इमैनुअल कैंट के हिसाब से लॉ इज अ कंडीशन इन विच पर्सनल विश of a man reconciled with personal will of other in accordance with the general law of freedom। अब सिंपल भाषा में क्या समझते हैं कि देखिए, लॉ एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर किसी भी एक इंसान का जो निजी इच्छा है उसका सामंजस्य, उसका संयोग किसी दूसरे इंसान की निजी इच्छा से किया जाता है। और ये किसके अनुसार किया जाता है? जो लॉ स्वतंत्रता से संबंधित हो। ऐसे लॉ जो स्वतंत्रता फ्रीडम से संबंधित हो, इस पर्टिकुलर लॉ के अनुसार किसी भी एक इंसान की निजी इच्छा को दूसरे इंसान की निजी इच्छा से प्रॉपर्ली कंबाइन किया जा सकता है, किया जाता है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। देखिए, तो यहां पर क्या मैंने समझा, आपने क्या समझा कि इंडिविजुअल विल और जो जनरल विल है इनके बीच में अच्छी तरीके से सहयोग होना चाहिए, अच्छी तरीके से सामंजस्य होना चाहिए, ताकि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति ना हो। अब यहां पर मैंने बोला कि इंडिविजुअल विल और जनरल विल जो है उसको कौन गाइड करेगा? वो करेगा लॉ ऑफ फ्रीडम। लॉ ऑफ फ्रीडम उसको गाइड करेगा। कैसे? देखिए, हर किसी के पास फ्रीडम है, हर किसी के पास फ्रीडम का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार हर किसी का अधिकार है। लेकिन एक इंसान की स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक वो अपने स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके दूसरे इंसान की स्वतंत्रता को हानि नहीं पहुंचाता। अगर वो अपने फ्रीडम ऑफ राइट का इस्तेमाल कर रहा है और दूसरे की फ्रीडम ऑफ राइट को डैमेज या हार्म कर रहा है, तो यहाँ पर लॉ आएगा और उसके पर्टिकुलर राइट को रेगुलेट करेगा और उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डालेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप संविधान में पाएंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19, everyone is having freedom of speech and expression। हर किसी के पास स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन इसके साथ में आर्टिकल 19 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी दिया गया है कि भाई अगर आप अपने स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करेंगे
तो गवर्नमेंट आप पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, आपके अधिकार, फ्रीडम ऑफ राइट के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो ये जो चीज है यहाँ पर इमैनुअल कैंट ने कहा है। उन्होंने क्या कहा है कि एक इंसान का अधिकार है फ्रीडम का, लेकिन वहीं तक जहां तक वो दूसरे के फ्रीडम के अधिकार को हानि नहीं पहुंचाता। ये था सेकेंड पॉइंट। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ। देखिए, इमैनुअल कैंट ने कहा है कि अगर किसी भी लेजिस्लेशन को, किसी भी लॉ को अगर बहुत इफेक्टिव बनाना है, बहुत प्रभावशील बनाना है, तो हम एक लेजिस्लेटर को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो पर्टिकुलर लेजिस्लेशन यूनाइटेड विल ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करे। मतलब कि लेजिस्लेटर एक ऐसा लॉ बनाए जो कि सोसाइटी में रहने वाले जितने इंसान हैं उनकी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करे, दर्शाए। तो ऐसा लॉ सोसाइटी में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। चलिए अब हम समझते हैं चौथे पॉइंट को। चौथे पॉइंट में इमैनुअल कैंट ने फोकस किया है कैटेगोरियल इंपेरेटिव पे। ये कैटेगोरियल इंपेरेटिव जो है एक ऐसा सिद्धांत है जो ऐसे एक्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसको करने के लिए हर किसी इंसान का ऑब्लिगेशन है, विदाउट कोई विल के या डिजायर के। तो एक सिंपल तरीके से हमने क्या समझा कि कैटेगोरियल इंपेरेटिव एक ऐसा सिद्धांत है जिसके तहत एक इंसान का ये ऑब्लिगेशन है कि वो एक एक्ट करे जिसको वो अपनी इच्छा से करे या इच्छा के बिना करे, उसको वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, ये इस एक्ट को जिसको करने के लिए एक इंसान के ऊपर ऑब्लिगेशन है, इसको रिप्रेजेंट करता है कैटेगोरियल प्रिंसिपल। तो यहाँ पर इमैनुअल कैंट ने क्या कहा है कि ये जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल है ये सोसाइटी में होने वाले एक्ट को गवर्न करे, ताकि हर एक इंसान अपने ऑब्लिगेशन को पूरी तरीके से करे और समझे, ताकि सोसाइटी का प्रोग्रेस हो सके और लॉ का डेवलपमेंट भी सही तरीके से हो सके। अब हम समझते हैं आइडियोलॉजी ऑफ फिश्ता। फिश्ता के आइडियोलॉजी के हिसाब से दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है इंडिविजुअल फ्रीडम, दूसरा पॉइंट है रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। सबसे पहले हम फोकस करते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर। फिश्ता के हिसाब से जो इंडिविजुअल फ्रीडम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल कोई भी एक्टिविटी करता है तो वो स्वतंत्र होकर करना पसंद करता है, इसीलिए इंडिविजुअल फ्रीडम का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब अकॉर्डिंग टू फिश्ता इंडिविजुअल फ्रीडम किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है म्यूचुअल पर्सनल रिलेशन, मतलब आपसी निजी संबंध के ऊपर में। सोसाइटी के अंदर में बहुत से लोग रहते हैं, उनका आपस में संबंध कैसा है उस पर डिपेंड करता है इंडिविजुअल का फ्रीडम, क्योंकि आपसी संबंध से ही ह्यूमन कंडक्ट रेगुलेट होता है सोसाइटी के अंदर में। तो एक इंडिविजुअल का फ्रीडम डिसाइड होता है आपसी संबंध से, सोसाइटी के अंदर में जो प्रिवेल करता है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो है रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट का। देखिए, जो स्टेट है उसका जो इंडिविजुअल है उसका स्टेट के साथ में रिलेशन तीन सिद्धांतों के आधार पर स्थापित होता है अकॉर्डिंग टू फिश्ता। पहला प्रिंसिपल ये है कि स्टेट ने ऐसे बहुत से ऑब्लिगेशन डिसाइड किए हैं जिसका पालन करना हर एक इंडिविजुअल का ड्यूटी है। ठीक है, जब इंडिविजुअल अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो वो स्टेट का मेंबर कहलाता है। ये पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है कि स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्शन दे और समय समय पे जो इंडिविजुअल का राइट है उसको रेगुलेट करने के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाले। ये हो गया दूसरा सिद्धांत।
कि स्टेट इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्शन देगा और उसके राइट पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है? इंडिविजुअल स्टेट के द्वारा निर्धारित दायित्वों का पालन जब करता है तो उसके बाद इंडिविजुअल अपने पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है उससे स्टेट को कोई मतलब नहीं। इंडिविजुअल अपने पर्सनल लाइफ में जो कुछ करेगा उसके लिए वो इंडिविजुअल खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये थे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो फिस्टा ने कहे। अब हम पढ़ेंगे आइडियोलॉजी ऑफ हेगेल। हेगेल ने अपने अप्रोच को जो लॉ की तरफ हेगेल का है उसमें और अपनी आइडियोलॉजी में आइडिया ऑफ इवोल्यूशन पे बहुत फोकस किया, बहुत ज्यादा फोकस किया। अब इसका प्रमाण उनकी थ्योरी में मिलता है। देखिए, हेगेल के हिसाब से लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशनरी डायनेमिक प्रोसेस। लॉ क्या है? लॉ प्रोडक्ट है इवोल्यूशनरी डायनेमिक प्रोसेस का। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि इवोल्यूशनरी डायनेमिक प्रोसेस होता क्या है। देखिए, आप इतिहास को उठा के देख लीजिए, जो भी स्ट्रगल हुआ है, जो भी संघर्ष हुआ है वो फ्रीडम को लेकर हुआ है, स्वतंत्रता को लेके बहुत से संघर्ष हुए हैं हमारे इस सोसाइटी में, हमारे इस देश में। जैसे आप समझ लीजिए, हमारे भारत में पहले हम मुगल से लड़े आज़ादी के लिए, फिर बाद में ब्रिटिश से लड़े आज़ादी के लिए। तो आज़ादी को लेके बहुत से संघर्ष हुए हैं और इसी पे जब हेगेल ने स्टडी चालू की तो उनको ये समझ में आया कि किस तरीके से एक सोसाइटी में चरणबद्ध तरीके से चेंजेस आते हैं और विकास होता है। सोसाइटी में समय के हिसाब से धीरे धीरे चेंज आता है और विकास होता है। उसी प्रकार जो लॉ है वो भी समय के अनुसार चेंज होता है और उसमें विकास होता है। तो ये आपने समझा। तो अब एक सिंपल भाषा में समझाऊं कि इवोल्यूशनरी डायनेमिक प्रोसेस का मतलब होता है ऐसी प्रक्रिया जहां पर कोई चीज निरंतर कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है और विकास कर रही है। ऐसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी डायनेमिक प्रोसेस। अब क्योंकि ऐसी प्रक्रिया में जहां पर कोई चीज लगातार चेंज हो रही है, विकास कर रही है, तो ऐसे प्रोसेस में बहुत से आइडियाज आते हैं, बहुत सी मान्यता आती है। उस मान्यता के खिलाफ भी बहुत सारे सोच, बहुत सारी मान्यता आती है। जब किसी भी दो आइडियाज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकाला जाता है। तो ये जो चीजें हैं, नया आइडिया आना, फिर उस आइडिया का विरोध होना, फिर उन दोनों आइडियाओं के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको सॉल्व करना, ये जो प्रोसेस है ये लगातार चलते रहता है, लगातार चलते रहता है। जिस तरीके से सोसाइटी डेवलप होती है, सोसाइटी चेंज होती है, सोसाइटी का विकास होता है। तो सोसाइटी के अंदर जब भी कोई नया आइडिया आता है, जब भी उस आइडिया के विरोध में कोई नया आइडिया आता है और उस आइडिया को सॉल्व करने के लिए कोई रास्ता निकलता है, तो सब चीजों के लिए, हर एक प्रोसेस के लिए जो सोसाइटी में हो रहा है उसके लिए लॉ बनता है। तो सोसाइटी के अंदर में जो भी हो रहा है उसके लिए लॉ को बनाया जाता है। सोसाइटी चेंज होगी, सोसाइटी में परिवर्तन आएगा, सोसाइटी विकास करेगी तो लॉ भी चेंज होगा, लॉ में भी परिवर्तन आएगा और लॉ भी विकास करेगा। तो इस तरीके से हमने समझा कि इवोल्यूशनरी डायनेमिक प्रोसेस के जरिए लॉ आया है। लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशनरी डायनेमिक प्रोसेस। देखिए, हमने फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के अप्रोच के बारे में समझा। फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से संबंधित जितने भी
महत्वपूर्ण जो भी जूरिस्ट हुए उनके आइडियोलॉजी को समझा। तो अब हमको क्लियर होता है कि फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का अप्रोच क्या है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे भी अपडेटेड रहें कि जिस वीडियो को मैं बनाऊं वो आपके पास आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।